वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे रिलेशन बिटवीन के एंड के बी को। ओके, सो आज का सेशन बनेगा रिलेशन बिटवीन के एंड के बी। मतलब आज बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि के एंड के बी के बीच में रिलेशन क्या होता है। जैसे ऑलरेडी आप जानते हो के क्या चीज है। के होता है वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बच्चों के बी क्या होता है? के बी होता है वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। के का मतलब होता है बच्चों वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। के बी का मतलब होता है वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब टॉपिक ध्यान से समझना, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे बच्चों एंड उसके बेसिस पर से पूरा कंसेप्ट सॉल्व करेंगे एंड के एंड के बी के बीच का एक रिलेशन निकालेंगे। अब देखो, जैसे कि यहां पे मैं एक इक्वेशन आपको दे रहा हूं, जो इक्वेशन है NH3 मतलब अमोनिया। अब जैसे आप जानते हो बच्चों, अमोनिया जो होता है वो अच्छा खासा बेस होता है। अगर उसको पानी के अंदर डाला जाए तो होगा क्या? तो होगा कुछ यूं, यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा बच्चों H प्लस आयन प्लस आपको मिलेगा OH माइनस आयन। ओके, अब ये जो H प्लस है बच्चों यही होता है प्रोटॉन एंड ये प्रोटॉन क्या करेगा? प्रोटॉन जाएगा ये वाला लोन पेयर उठाएगा। ओके, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको यहां पे मिलेगा NH4 प्लस आयन, जिसे आप बोलते हो बच्चों अमोनियम आयन। इससे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अमोनियम आयन। ओके, अगर ये बेस है तो ये हुआ कॉन्जुगेटेड एसिड। अब ये क्या ट्रिक है तो आपको ध्यान रखनी है, जब भी कॉन्जुगेटेड एसिड निकालना हो तो एक H ऐड कर दो। जब भी कॉन्जुगेटेड एसिड निकालना हो तो क्या करो? टू फाइंड कॉन्जुगेटेड एसिड, टू फाइंड, ये ट्रिक है बच्चों, तो ध्यान रखना ट्रिक क्या है। टू फाइंड कॉन्जुगेटेड एसिड एड 1H प्लस। एक H प्लस को क्या करो? ऐड कर दो। जैसे कि मान लो आपको यहां पे दिया गया है बच्चों H2O, इसका निकालना है कॉन्जुगेटेड एसिड, तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड निकालेंगे। कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे निकालोगे? कॉन्जुगेटेड एसिड एक H क्या करना है आपको? ऐड करना है ना। एक H ऐड करो तो बना H3O। H प्लस था तो यहाँ पे आएगा H3O प्लस आयन, तो ये होता है इसका कॉन्जुगेटेड एसिड। मान लो आपको यहाँ पे दिया गया हो HSO4 माइनस आयन एंड बोला जाए कि इसका कॉन्जुगेटेड एसिड निकालो, तो क्या करोगे? एक H ऐड किया सो H2SO4, H प्लस ऐड हुआ, प्लस 1 ऐड हुआ, माइनस 1 था, प्लस 1 माइनस 1 न्यूट्रल हो गया H2SO4। दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, मान लो यहां पे आपको दिया गया है HCO3 माइनस, तो यहां पे अगर आपने एक H ऐड किया तो H2CO3 बनेगा। ओके, ये होते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड इन सारे आयंस के लिए। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया? मान लो आपको NH3 दिया था, एक H ऐड किया तो वो H प्लस था, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आया? प्लस 1 चार्ज आया, जो है इसका कॉन्जुगेटेड एसिड। ओके, प्लस क्या रिलीज हुआ बच्चों? OH माइनस रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ? OH माइनस रिलीज हुआ। अगर कॉन्जुगेटेड बेस फाइंड करना हो, टू फाइंड कॉन्जुगेटेड बेस, अगर आपको बच्चों कॉन्जुगेटेड बेस फाइंड करना हो तो क्या करो आप लोग? OH माइनस
तो H प्लस को क्या करो, रिमूव करो। H प्लस इज रिमूव, H प्लस को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं आपको, मान लो H2O आपको दिया गया हो एंड पूछा जाए कि इसके लिए निकालो कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस। तो कैसे निकालोगे बच्चों इसके लिए कॉन्जुगेटेड बेस? क्या करोगे, एक H को रिमूव करो, एक H को रिमूव किया तो क्या बचा, OH माइनस बचा। ओके चलो दूसरा एग्जांपल HSO4 माइनस वाला ले लो। इसके लिए क्या निकालो, कॉन्जुगेटेड बेस निकालो। कैसे निकालोगे कॉन्जुगेटेड बेस, एक H प्लस को रिमूव कर दो, एक H प्लस रिमूव हुआ सो SO4 2 माइनस बचा, तो ये आया इसका कॉन्जुगेटेड बेस। HCO3 माइनस ले लो, इससे एक H रिमूव करो, अगर एक H रिमूव किया तो क्या बचा, CO3 2 माइनस बचा, तो ये आया इसका कॉन्जुगेटेड बेस। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेटेड एसिड कॉन्जुगेटेड बेस की पैर्स फाइंड कर सकते हो बच्चों। एंड इसके बेसिस पर से आपको एक्सरसाइज में 7.36, 7.37, 7.39 बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। इवन प्रॉब्लम्स भी देखा तो प्रॉब्लम नंबर 7.14, प्रॉब्लम नंबर 7.15, ये सारे इनके भी बेस है। तो एक बार जाओ, एक बार इसे सॉल्व करो, ओके एंड इसके बाद यहाँ पे आना। ऑलराइट चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब अमोनियम आयन हमारे पास आ गया, ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन, बेस की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, वीक बेस की। सो क्या किया, वीक बेस की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे NH4 का कॉन्सेंट्रेशन प्लस क्या लिखा जाएगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके ये लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा बच्चों NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, ओके एंड उसके बाद में लिखा जाएगा बच्चों यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन। चलो इतना सारा हमने लिखा। कई बार H2O लिक्विड के लिए यहाँ पे इसका वैल्यू 1 लिया जाता है, अगर नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो ठीक है। ओके अब जनरली इस इक्वेशन के लिए ऑलरेडी Kb का वैल्यू डिसाइडेड होता है बच्चों। तो Kb का वैल्यू होता है 1.8 10⁵, यहाँ पे वैल्यू होता है 1.8 10⁻⁵। ये पहले से डिसाइडेड वैल्यू है जो प्रैक्टिकली फाइंड किया गया है। अभी इसी इक्वेशन को क्या कर दो, रिवर्स द इक्वेशन 1, इसे मैंने दे दिया नंबर 1। ये है बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रिवर्स इक्वेशन नंबर 1, रिवर्स इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करके देखो। चलो NH4 प्लस होगा आपके पास, ओके अब यही NH4 प्लस के साथ मान लीजिए कि आपने H2O का रिएक्शन करवाया, ध्यान से देखना, तो होगा क्या, यहां से एक H निकलेगा। ओके रिवर्स किया मतलब कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिवर्स कराओ, तो यहाँ पे रिवर्स भी मत देखना, आपको देख करना क्या है, NH4 प्लस लिया, उसको H2O के साथ रिएक्शन करवाया। यहाँ पे H2O का स्टेटस कुछ ऐसा होता है बच्चों, ओके इसके पास एक्स्ट्रा लोन कर रहती है। यहाँ पे नाइट्रोजन कुछ ऐसा स्टेटस में है H, यहाँ पे एक H, ये टेट्राहेड्रल शेप में जा रहा है। ओके अब होगा क्या, ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो आया था वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जाएगा इस लोन पेयर के पास, तब जाके क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे NH3 रिटर्न हो जाएगा, उसका लोन पेयर रिटर्न हो जाएगा, प्लस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा H3O प्लस। सो इट्स नॉट कंप्लीटली रिवर्स इक्वेशन, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आप करोगे क्या, आपको क्या मिला, H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन मिला, हाइड्रोनियम आयन मिला। अब जब यहाँ पे आपको हाइड्रोनियम आयन मिला मतलब आप, ये तो कुछ एसिड जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों Ka, वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद आएगा बच्चों H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ओके डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों NH4 का कॉन्सेंट्रेशन, NH4 का कॉन्सेंट्रेशन एंड उसके बाद आएगा H2O का कॉन्सेंट्रेशन। ओके मेरे पास यहाँ पे बच्चों दो रिएक्शंस है, दो रिएक्शंस मेरे पास है। अब देखो क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है, दोनों रिएक्शन को इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करके देखो क्या हो रहा है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करके देखो क्या हो रहा है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करके देखो, तो यहाँ पे NH3 आ रहा है, ओके यहाँ पे NH3 था, उसके बाजू में H2O था,
यहां पे क्या था, NH4 प्लस था, NH4 प्लस था। उसके बाजू में क्या था बच्चों, H2O था। ओके, उसके बाद रिवर्सिबल का 2 एरो लगा। चलो यहां पे क्या है, NH4 प्लस है, प्लस क्या है बच्चों, OH माइनस है, प्लस क्या है बच्चों, यहां पे NH3 है, प्लस क्या है आपके पास H3O प्लस है। देखो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से फोकस करना, अगर फोकस किया ना तभी जाके कंसेप्ट समझ में आएगा। मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, अगर ऐड किया तो NH3 चला, NH4 भी गया, तो बचा क्या मेरे पास, ध्यान से देखना, 2H2O बचा। उससे मुझे क्या मिल रहा था, OH माइनस मिल रहा है, प्लस मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, H3O प्लस मिल रहा है। तो आप ध्यान से दिमाग लगाना, इसी इक्वेशन को आप क्या बोलते हो बच्चों, इसी इक्वेशन को हम KW या फिर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते थे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, तो ये क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज अ concentration of OH minus divided by into H3O plus। कई बार डिनोमिनेटर में H2O लिख के इसका पावर 2 दिया जाता है, पर नहीं लिखा तो भी चलेगा, यही आयोनिक प्रोडक्ट हो गया, आयंस का प्रोडक्ट। अब ये KW लाना हो Ka एंड Kb के वैल्यू से, सो आप कैसे लाओगे, इसके लिए बच्चों Ka का वैल्यू जो होता है ना पहले से फिक्स होता है, यही इक्वेशन के लिए, मतलब ये जो रिएक्शन दिया गया है उसके लिए Ka का वैल्यू फिक्स होता है, जो होता है बच्चों 5.6 इंटू 10⁻⁻10, ये पहले से फिक्स होता है। अब तो Kw का वैल्यू आप लोग जानते हो बच्चों, 1.0 10⁻⁻14, ये होता है Kw का वैल्यू। अब देखो आपके पास Ka है, Kb है, तो Ka एंड Kb का यूज करके ये नेट इक्वेशन लाना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, नाउ व्हाट वी विल डू, विल मल्टीप्लाई Ka एंड Kb। मैं Ka एंड Kb को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, देखते हैं क्या हो रहा है। Ka का वैल्यू क्या गया, कहां गया, ये रहा, यहां पे आएगा बच्चों NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाजू में आएगा बच्चों H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आएगा Ka के लिए NH4 का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाजू में आएगा बच्चों H2O का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब मल्टीप्लाइड विथ Kb का वैल्यू, Kb का वैल्यू क्या है, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाजू में आएगा बच्चों OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाजू में आएगा बच्चों H2O का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मैंने अभी बताया कि कई बार डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे डिनोमिनेटर में H2O दिया जाए एंड उसको पावर 2 भी दिया जाता है, नहीं भी दिया जाता तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, आंसर तो 1.0 10⁻⁻14 ही रहेगा। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे जो कट हो रहा है उसे निकालो, NH3 गया, NH3 गया, NH4 गया, NH4 गया, तो देखो क्या बचा, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाजू में क्या बचा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में क्या बचा, H2O का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। मैंने बताया था कि इसे आप निगलेक्ट कर सकते हो, एंड बेसिकली ये चीज है क्या, ये चीज है बच्चों Kw। सो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप मिल रहा है, जो है Ka इंटू Kb इज इक्वल टू होता है Kw, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इनटू द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि K इंटू Kb होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जितना, मतलब कि जो आपने Kw निकाला था इतना ही इनका वैल्यू होगा। अगर देखना है तो देख लो, मैंने जो ऑलरेडी वैल्यू दिए है उसके बेसिस से Kb का वैल्यू 1.8 है, 10⁻⁻5 है। ओके, एंड Kb का K का वैल्यू 5.6 है बच्चों, 10⁻⁻10 है। अगर इन सब का सिंप्लीफिकेशन निकाला सो 1.0 10⁻⁻14 ही मिलेगा। तो ये होता है K इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। अब एक काम करेंगे बच्चों, यही इक्वेशन को उठाएंगे K इंटू Kb वाला। ओके, यही इक्वेशन, इनके दोनों तरफ लॉग दे देते हैं। नाउ लॉग माइनस लॉग बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग दे दो माइनस लॉग वाले। सो माइनस लॉग Ka इंटू Kb इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 Kw। अब ध्यान से देखो, माइनस लॉग बेस 10 Kw क्या होता है, अब ये होता है Pkw।
ये होता है पी के डब्ल्यू। अब इसे कैसे लिखोगे, माइनस लॉग बेस 10 के ए माइनस लॉग बेस 10 के बी लिखोगे। माइनस लॉग बेस 10 के ए का वैल्यू होता है पी के ए, आगे ऑलरेडी पढ़ाया है पीएच वाले सेशन में। माइनस लॉग बेस 10 का वैल्यू होता है बच्चों पी के बी, सो पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि पी के प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। ओके, सो आई एम श्योर आपको आज का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, एक बार नहीं बच्चों, इसको मिनिमम 2 बार रिवीजन लगा फ्रॉम वीडियो से, इसको मिनिमम 2 बार रिवीजन लगा। ओके, मिनिमम 2 बार रिवीजन लगा, तब जाके सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सर क्या क्या टॉपिक समझा रहे हैं, पहली बार फटाफट से देख लिया, एक बार नॉर्मल स्पीड से, दूसरी बार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, तीसरी बार और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे इस कंसेप्ट पे, उतना ज्यादा आप इसको मास्टर कर पाओगे। ओके, यहां से स्क्रीनशॉट निकालो, यहां से नोटबुक में लिखो, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी से रिलेशन बिटवीन के एंड केबी वाला टॉपिक देख लेना। So please dear student, take a screenshot and don't forget to like this video, share this video and comment this video. Bye bye, कल फिर मिलेंगे। Don't forget to watch the animation. Take a screenshot fast. We've already seen that NH4 plus and NH3 are a conjugate acid-base pair. And so let's look at NH4 plus. The ammonium ion would function as an acid and donate a proton to water to form H3O plus. And if NH4 plus donates a proton, you're left with NH3. The Ka for this reaction is 5.6 times 10 to the negative 10. Now let's look at NH3, which we know is a weak base and is going to take a proton from water, therefore forming NH4 plus. And if we take a proton from water, we're left with OH minus. Since we talked about a base here, we're going to use Kb, and Kb for this reaction is 1.8 times 10 to the negative 5. What would happen if we add these two reactions together? So we have 2 water molecules for our reactants. So let me go ahead and write, I'll write H2O plus H2O here. And what about ammonium? Well, we have ammonium on the left side for a reactant. We also have ammonium over here for a product. And so that cancels out. Same thing happens with ammonia, NH3. We have NH3 on the left, we have NH3 on the right. So we have NH3 as a reactant, NH3 as a product. We can cancel those out too. And so our only reactants would be 2H2O. And for our products, we would get H3O plus and OH minus. So H3O plus, hydronium and hydroxide. And this reaction should sound familiar to you. This net reaction is the autoionization of water, where one water molecule acts as an acid, one water molecule acts as a base, and we get H3O plus and OH minus. So the equilibrium constant for the autoionization of water, right, we've already seen that Kw is equal to 1.0 times 10 to the negative 14. So we added these two reactions together and we got this for our net reaction. Right? What would we do with Ka and Kb to get Kw? Well, it turns out that you multiply them. So Ka times Kb for a conjugate acid-base pair is equal to Kw. So let's do that math. Ka is 5.6 times 10 to the negative 10, so 5.6 times 10 to the negative 10. Kb is equal to 1.8 times 10 to the negative 5, 1.8 times 10 to the negative 5. And let's get out the calculator and let's go ahead and do that math. So we have 5.6 times 10 to the negative 10. And we're going to multiply that by 1.8 times 10 to the negative 5. And we get 1.0 times 10 to the negative 14. So this is equal to 1.0 times 10 to the negative 14, which is our value for Kw.
So when you add reactions together to get a net reaction, you multiply the equilibrium constants to get the equilibrium constant for the net reaction, which in this case is Kw for the autoionization of water. All right, let's go ahead and go in even more detail here. So Ka, right, that's your products over your reactants. That'd be H3O plus, the concentration of H3O plus times the concentration of ammonia. Let's go ahead and do that. So the concentration of H3O plus times the concentration of ammonia, and that's all over the concentration of ammonium. So this is Ka. So this is all over the concentration of ammonium. So this represents, let me go ahead and highlight this here. So this represents Ka. All right, next, let's think about Kb. All right, so over here is Kb. That'd be the concentration of your products. So NH4 plus times OH minus. So let's go ahead and do that. So let's put this in parentheses here. So we have the concentration of ammonium, NH4 plus, right, times the concentration of OH minus, and that's over the concentration of NH3. So that's over the concentration of NH3 here. So what do we get? Well, the ammonium would cancel out, right? So that cancels here, and then the NH3 cancels out, and we're left with H3O plus times OH minus, right? Which we know is equal to 1.0 times 10 to the negative 14. So just another way to think about this. So this can be important, relating Ka and Kb to Kw. So if you know one, you can figure out the other. Let's think about a strong acid for a second here. So let's think about HCl. The conjugate base to HCl would be Cl minus, right? The chloride anion here. And let's think about what this equation means. So HCl is a strong acid, which means a very high value for Ka, right? So an extremely high value for Ka. So what does that say about Kb for the conjugate base? Right, the conjugate base here is the chloride anion. Well, if Ka is very large, then Kb must be very small for this to be equal to Kw. So Kb is extremely small here, so very small value for Kb. So this mathematically describes what we talked about earlier. The stronger the acid, the weaker the conjugate base. HCl is a very strong acid, so it has a very high value for Ka, and the conjugate base is the chloride anion, and it must have a very low value for Kb, which means it's an extremely weak base. And so this is mathematically how to think about that relationship. All right, next let's look at a problem where we're calculating one of those values. Methylamine is a weak base, and the Kb for methylamine is 3.7 times 10 to the negative 4. Our problem asks us to calculate the Ka value for the methyl ammonium ion, which is CH3NH3+. So we're talking about a conjugate acid-base pair. There's one proton difference between those. And so therefore we can use our equation Ka times Kb is equal to Kw. So we can plug in Kb here, and so now we have Ka times 3.7 times 10 to the negative 4 is equal to Kw, which is 1.0 times 10 to the negative 14. So let's do the math and solve for Ka. So 1 times 10 to the negative 14. We need to divide that by 3.7 times 10 to the negative 4. And so Ka is equal to 2.7 times 10 to the negative 11. So Ka is equal to 2.7 times 10 to the negative 11. And so we're done. That's our answer. 2.7 times 10 to the negative 11 is the Ka value for the methyl ammonium ion. Let's go a little further. So let's take our equation here. Ka times Kb is equal to Kw. Let's take the log of both sides. Right? So that would be the log of Ka times Kb is equal to the log of Kw. And the log of Ka times Kb is the same thing as the log of Ka plus the log of Kb equal to the log of Kw.
If we take the negative of everything, right, let's go ahead and do that. So the negative of everything, negative log of Ka, I'll put that in parentheses, plus the negative log of Kb is equal to the negative log of Kw. And the negative log of Ka, we know that this is equal to the pKa. Right? So the negative log of Ka was our definition for pKa. And the negative log of Kb was our definition for pKb. So pKa plus pKb is equal to, finally, the negative log of Kw. That would give you 14, right? So 14.00. So the negative log of 1.0 times 10 to the negative 14 is 14.00. So now we have something else that we can work with. So let me go ahead and box this right here. And let's take the Ka value that we just found. Let's find the pKa. Right? So the pKa would be equal to the negative log of 2.7 times 10 to the negative 11. So let's do that on our calculator here. So let's get some room. So the negative log of 2.7 times 10 to the negative 11 gives us 10.57, right? We have to round that. 10.57. These are our two significant figures because we have two significant figures here. Let's go back up to our problem here. So that's the pKa for the methyl ammonium ion. So let's say you were given the pKa for the methyl ammonium ion and asked for the pKb for methylamine. Right, so what is the pKb for methylamine? All we have to do is plug into our equation. Right, so 10.57. Right, so 10.57 was our pKa value. So let's go ahead and write that in here. So we have 10.57 plus pKb is equal to 14. So when we solve for the pKb, that would give us 3.43. So the pKb is equal to 3.43. All right, we could double check that. Let's go back up here. We could double check that because if we took the negative log of this number, that's what we should get. All right, so let's go ahead and do that. Let's take the negative log of 3.7 times 10 to the negative 4. And we get 3.43, so that's what we just calculated down here, right? So the pKb is equal to 3.43. All right, so that's the relationship between Ka and Kb, and you can also talk about the relationship between pKa and pKb.